हरियाणा के जो नतीजे आए हैं वे कांग्रेस के लिए चिंताजनक। इसका प्रभाव अब सीधे सीधे झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर पड़ेंगे। झारखंड में अब तक जिस तरह से कांग्रेस रोटेशन पर सीएम की बात कर रही थी, वो अब तो भूलना ही पड़ेगा। साथ ही अब झामुमो के साथ जल्दी गठबंधन में सीटों को बंटवारा करके चुनावी मैदान में उतरने का दबाव भी होगा। इस मुद्दे पे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राज कपूर जी, नया भारत टीवी से एडिटर इन चीफ। नमस्कार राज कपूर जी, आपका स्वागत है नया भारत टीवी में। तो राज कपूर जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से हरियाणा के रिजल्ट में कांग्रेस की जो हार हुई है, क्या पहले ये इस बात पे मजबूती जता रही थी कि हम हरियाणा में इलेक्शन जीत कर और झारखंड में अपना दबदबा बना रही थी कि फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे, कि वहां पे रोटेशन पे सरकार रहेगी? तो क्या आप हरियाणा की हार की वजह से हेमंत सोरेन कांग्रेस पे अपना दबाव बना पाएंगे? निश्चित तौर पे हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस का जो मोरल है वो डाउन हो गया है। हरियाणा में तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो अलग राज्यों में चुनाव होने को हैं, जैसे कि झारखंड में और उसके बाद महाराष्ट्र में, या दोनों साथ में हो, वो तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे थे कि अपना सीएम बनाने की कोशिश करेंगे और अगर ज्यादा सीटें आ गई तो रोटेशन पर सीएम, मतलब कि 2.5 साल ये 2.5 साल वो। जम्मू कश्मीर में भी ये लोग सोच रहे थे कि अगर सीटें थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाती, कांग्रेस की 15-20 आती, तो वहां भी रोटेशन पर सीएम की बात सिगूफे के तौर पे छोड़ी जा रही थी। लेकिन वहां भी क्लीन स्वीप हो गया। एनसीपी बहुत, मतलब एक तरह से कहिए कि जितनी सीटें जीत के लिए चाहिए थी, लगभग उतनी सीटें ला करके ही सरकार बनाई है। अब झारखंड में क्या होगा कि पहले जो कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे थे कि रोटेशन पर सीएम हो सकता है, या अगर सीटें ज्यादा आ जाएगी तो कांग्रेस का ही सीएम हो सकता है, ये सब बातें जो अब है उनको बंद करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं नेहा, इसमें मैं 3 फैक्टर्स को देख रहा हूं। जो बात आ रही है ना कि कांग्रेस क्यों हारी, तो कांग्रेस के हार के 3 फैक्टर्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं, जो मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं झारखंड पे आऊंगा। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गई थी कि जो जाट वोट बैंक है, जाट हरियाणा में जो जाट वोट बैंक है वो हमसे नाराज है, तो वो जो नाराज है वो तो वोट नहीं देगा। और इनको लग रहा था, कांग्रेस को और कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे छोटे मोटे, उनको ये लग रहा था कि अगर जाट वोट बैंक हमें मिल जाता है तो हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जाट वोट बैंक पर ध्यान नहीं दिया। उनको पता था कि जाट वोट बैंक तो मेरे हाथ से गया। वो नॉन जाट जो वोट बैंक है, नॉन जाट जो जाट नहीं है, उन पर उन्होंने फोकस किया और वो पूरा वोट उनको मिल गया। नॉन जाट, जाट में जो मिलना था वो मिला ही, नॉन जाट का पूरा वोट उनको मिला। और कांग्रेस जो जाट वोट बैंक को अपने साथ लेना चाह रही थी, तो उसमें कांग्रेस भी आ गई, उसमें इनेलो भी आ गई, उसमें दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी आ गई। तो इन सब पार्टियों के आने से जो नॉन जाट वोट था वो बट गया। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट मिल गया, दूसरी तरफ इनको नॉन जाट जो वोट है वो बट गया। तो पहला रीजन ये रहा। दूसरा रीजन जो रहा कि कांग्रेस पार्टी एक रायशुमारी नहीं कर पाई। एक जो होता है ना फेस, कि हाँ ये अगला आपका सीएम फेस होगा, वो डिसाइड नहीं कर पाई। तो जनता में इसका बड़ा प्रभाव गया कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जिसका चेहरा फिक्स है, मोदी जी के एजेंडे पे पार्टी चलती है, और जो भी आदमी आएगा वो मोदी जी का आदमी होगा, और वो एकदम फिक्स होता है। वो यहाँ पर कुमारी शैलजा और हुड्डा जी में वो तकरार देखने को मिली। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस। जी, कांग्रेस को चुनाव से पहले ही लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी
और ये सोशल मीडिया पर जीत गए थे, यूट्यूब पर जीत गए थे, यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं। यूट्यूब पर जो बड़े पत्रकार होते हैं ना, जो कांग्रेस की हवा और लहर बना रहे थे, उनके ही बयानों को इन्होंने सच मान लिया और उनके वीडियो को देख करके ये लोग जीत गए। प्लस तो एग्जिट उसमें पोल को हुआ, देख के भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए थे ये लोग। हाँ, उसको मुख्यमंत्री का देख चेहरा करके सोचने उससे लग गए हुआ थे कि क्या, किसको आगे करना है। उससे, हाँ, उससे हुआ क्या कि जो इनका वोटिंग के दिन जो उत्साह दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस है ना, आरएसएस घरों से निकाल निकाल के एक एक लोगों को बूथ तक ले जाती है और वोट दिलवाती है। अंडर करंट था, वो लोग अंदर ही अंदर काम कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। और ये लोग पहले ही जीत गया मान चुके थे, और ये उस दिन ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पाए। तो ये 3 कारण रहे। अब झारखंड की जो आपने बात पूछी कि क्या झारखंड में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आएगी, तो जेएमएम जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तो जानते हैं कि सरकार में सबसे बड़ी साझेदार है। कांग्रेस छोटी पार्टी है वहां पे। और जैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया कि हम अपना सीएम बनाएंगे या ज्यादा सीटें आएगी तो रोटेशन पर सीएम बनाएंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने कहा, शायद आपको याद होगा नेहा, आपने नया भारत पर खबर भी चलाई थी कि अगर आप लोग रोटेशन पर सीएम की बात करोगे या अपना सीएम की बात करोगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, जी किसी की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। जी तो ये बयान, इसका मतलब ये था कि इस बार हेमंत सोरेन किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। और हरियाणा के नतीजों ने तो ये एकदम साफ कर दिया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन बड़े भाई हैं और बड़े भाई की बात छोटा भाई मानेगा, तभी गठबंधन बनेगा, तभी गठबंधन चलेगा। और मेरी तो एक सलाह है झारखंड में लड़ने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं को, इनको दलों को, नया भारत का सलाह है इन लोगों को कि अगर हरियाणा की तरह रिपीट नहीं करना चाहते हैं झारखंड और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं, तो एकदम 24 घंटे 48 घंटे दिन 2 दिन में आपसी झगड़े को सुलझा ले, सीटों का बंटवारा कर ले, सीटें अनाउंस करें और प्रचार प्रसार में जुट जाएं। जी मेरा क्योंकि अगला अगर सवाल लेट कर यही दी था आपसे। अगर लेट कर दी तो इसका खामियाजा इन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इन्हें शायद पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट तैयार कर ली है और किसी भी वक्त वो लिस्ट जारी हो सकती है। तो राज कपूर जी, क्या जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ी थी, क्या इस बार भी उतनी सीटों पे लड़ेगी झारखंड में, या कुछ 19-20 होगा सीटों में? सीटों पर जहां तक लड़ने की बात है तो इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि पिछले बार के जो चुनाव हुए थे और इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें एक फर्क ये है कि पिछली बार बीजेपी की सरकार थी और ये लोग विपक्ष में थे, तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है पब्लिक में, तो उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला और भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी थी उनका फायदा मिला। इस बार ये लोग खुद सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होगी, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन ये जो योजनाएं बना रहे हैं इसका प्रचार प्रसार अगर इन्होंने सही तरीके से किया, और आप जिन सीटों की बात कर रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है जी और उसका असर दिखा है, दक्षिण के राज्यों कर्नाटक देखा जाए, तेलंगाना देखा जाए, तो वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी है। तो सीटों के बार्गेनिंग में कांग्रेस थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकती है, 1-2 सीट का, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन अगर उस पर तैयार होते हैं और आपसी सहमति बन जाती है उतने ही सीटों पर, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का सौदा होगा। और अगर सीटों के बंटवारे के चक्कर में गठबंधन डीले होता है या गठबंधन में कोई अड़चन आती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। जी
तो राज कपूर जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव से पहले कुछ ही रैलियों को संबोधित किया था पीएम मोदी जी ने, तो क्या झारखंड में भी जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं उसमें वो आगे आएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे, या किसी और को सीएम के चेहरे वहां पे दिखा के वो रैलियों को संबोधित करेंगे या वहां चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हरियाणा के चुनाव में ये जरूर देखा गया कि जिस तरह से पीएम मोदी सक्रिय होते हैं अन्य चुनावों में, दूसरे स्टेट के चुनाव में, रैलियां होती है, रोड शो होते हैं, चुनावी कैंपेनिंग होती है, हरियाणा में ये नहीं देखा गया। क्यों? या तो उनको पहले से रिपोर्ट थी कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर हार होगी तो पीएम मोदी का चेहरा पिट जाएगा, या उनको ऐसी इंटरनल रिपोर्ट मिली होगी कि हरियाणा में पिछले 2 चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़े गए, अगर ज्यादा उस चेहरे का इस्तेमाल होगा तो जनता उससे उब जाएगी। तो स्थानीय स्तर पर जो सीएम सैनी को चुनाव से कुछ वक्त पहले बदला गया, उनके नेतृत्व में और स्थानीय नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, ये हुआ। आखिरी समय में कुछ रैलियों को मोदी ने संबोधित भी किया, उसका परिणाम ये हुआ मिला जुला कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब बात करते हैं झारखंड की कि क्या झारखंड में ऐसा हो सकता है? तो झारखंड हिंदी भाषिक क्षेत्र है, बिहार से लगा हुआ है। वहां जिस तरह से केंद्र की योजनाएं लागू की जा रही है, मोदी जी उसका जिस तरह से बखान कर रहे हैं, और झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, आए दिन वहां नक्सली हमले होते रहते हैं। तो अगर नक्सली हमले होंगे तो अमित शाह अटैक करेंगे, फिर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है। तो वहां पर मुझे लगता है कि स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ, एक तो झारखंड में स्थानीय नेतृत्व बीजेपी के पास बहुत ज्यादा नहीं है जी। पिछले बार जो मुख्यमंत्री थे वो राज्यपाल बन चुके हैं, तो वो तो चुनाव में है नहीं। बाबूलाल मरांडी प्योर भाजपाई नेता नहीं है, वो जेवीएम के नेता थे, झारखंड विकास मोर्चा के नेता थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया, और बीजेपी के पास स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा नेता नहीं है। तो हो सकता है कि मोदी खुद चुनाव प्रचार को लीड करे, अमित शाह की सक्रियता बढ़ सकती है, और केंद्रीय नेतृत्व से जो नेता आते हैं, शिवराज सिंह चौहान है, रमन सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, चिराग पासवान है जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, सहयोगी दल के नेता हैं, जीतन मांझी है, नीतीश कुमार है, इन नेताओं को झारखंड के मैदान में उतारा जा सकता है, और कहीं ना कहीं दूसरी पंक्ति में स्थानीय नेताओं को, और प्रथम पंक्ति में मोदी शाह का चेहरा जेपी नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व के साथ झारखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज कपूर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब झारखंड में अगर इंडिया अलायंस अपनी कंपनी की वापसी चाहती है तो हरियाणा में चुनावी नतीजों से सबक लेकर अपनी कमियों को दुरुस्त करना होगा और जल्द ही सीटों पर तालमेल बिठाकर चुनावी मैदान में उतरना होगा।